साथियों, मैं प्रदीप शैन, हिंदी का विद्यार्थी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी इस समय आप लोगों की चल रही होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बस कुछ ही दिनों बाद आपके आने वाली है, तो उसी के संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज के रूप में आपके सामने लेकर आया हूं और मैं आपको उन क्वेश्चंस को लगवाऊंगा और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है और उसको नोट भी करना है। तो ये इसमें मैंने चूँकि एक पेपर है पूरे 150 क्वेश्चंस का पेपर है, लेकिन मैं आपको इसमें हिंदी के जो भी 37 या 36 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो ये सीरीज़ का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहली सीरीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें लगभग 6 या 7 सीरीज़ में कराऊंगा। तो पहला जो सीरीज़ है इसमें आइए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन और आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए। बहुत ही अच्छी सीरीज़ में लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए प्रारंभ करते हैं अपने उन क्वेश्चंस को। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको इस तरीके इंस्ट्रक्शन लिख के आएंगी और ये आपकी जैसा कि नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्ज़ाम में 0.1 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो और आपको 2 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे और पूरा जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है 114 प्रश्न संख्या से मैं प्रारंभ कराऊंगा। 114 से लेकर आगे के जितने क्वेश्चन हैं 37 क्वेश्चन इसमें 114 से आगे मैं कराऊंगा। तो बाकी के इसमें रीजनिंग के भी हैं, इस सेट में मैथ के भी हैं और हिंदी के भी हैं, बाकी के जीएस के भी हैं। तो मैं आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सीरीज के माध्यम से आपको प्रारंभ करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये लिखा है कि इसमें दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 114 पे 114 प्रश्न संख्या पे क्या लिखा है, ये है आपका प्रश्न संख्या 114। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द पूछा है। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द पूछा है। तो ये प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा या आशा न की गई हो उसके लिए सही शब्द क्या है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो सकता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या है आइए देखते हैं। इसमें लिखा है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय और अनाहूत। तो सही विकल्प क्या है इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर अप्रत्याशित। सही विकल्प है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में आशा ना हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निमिष, इसमें प्रश्न संख्या 115 है। इसमें लिखा है निमिष शब्द जो है इसका पूछा गया है। निमिष शब्द का पर्याय पूछा है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं। प्रकाश दिया है, निमिष शब्द का प्रकाश दिया है, प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण।
तो सही विकल्प क्या है? निमिष का अर्थ होता है क्षण, निमिष का अर्थ होता है क्षण। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 116, प्रश्न संख्या 116। इसमें लिखा है मुझसे उठा नहीं, मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में वाच्य पूछा है। इसमें क्या पूछा है? वाच्य पूछा है। तो इसका वाच्य क्या है? उठा नहीं गया। तो ये भाववाच्य, विकल्प नंबर सी, भाववाच्य सही विकल्प है। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 117। इसमें लिखा है अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। सही विकल्प है अपेक्षित। और इसमें उपेक्षा जो है वो उपेक्षा अपेक्षा का विलोम शब्द होता है। यानी अगर हम इसकी विलोम की बात करें तो इसका विलोम क्या है? इसका विलोम है, विलोम अगर बात करें तो विलोम जो है अपेक्षा का जो विलोम होता है वो उपेक्षा होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको विशेषण पूछा है, तो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे इसमें लिखा है गौधूम। गौधूम शब्द का तद्भव पूछा है। गौधूम शब्द का तद्भव पूछा है। तो गौधूम क्या सही आंसर हो सकता है? गौधूम के लिए गौधूम गेहूँ, गाय, गोबर और इसमें दिया है गोधन। तो इसका सही विकल्प क्या है? गौधूम। गौधूम का मतलब होता है, गौधूम का मतलब होता है गेहूँ। सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न, निष्कपट। निष्कपट, इसमें लिखा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है। निष्कपट, तो इसमें विसर्ग संधि है और इसका सही विकल्प होगा निधन कपट, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें वर्तनी पूछा है, तो इसमें सही वर्तनी क्या है? अनुग्रहित। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर दूसरा, अनुग्रहित। अनुग्रहित सही है। अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ पूछा है। उपत्यका, प्रश्न संख्या 121। उपत्यका का अर्थ क्या है? तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ दोस्तों, उपत्यका का जो अर्थ है वो है पर्वत। इसमें पहला विकल्प दिया है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उपत्यका पूछा है। प्राणियों के पेट का एक अंग, ये नहीं है। पर्वत का शिखर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चौथा विकल्प क्या है इसका? चौथे विकल्प चर्चा करते हैं। चौथा विकल्प क्या है? चौथा विकल्प है इसमें विकल्प नंबर, चौथे में दिया है विकल्प नंबर डी। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि, इसको कहते हैं उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि या घाटी को उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है शा ध्वनि, शा की जो ध्वनि है वो तालु होती है। सी विकल्प सही है, तालब्य शा होता है। 3 प्रकार के शा होते हैं। ये वाला तालब्य है, एक शा ये होता है, इसको कहते हैं मूर्धा, इसको कहते हैं मूर्धा। एक होता है ये, इसको कहते हैं दंत, इसको कहते हैं दंत। तो 3 प्रकार के शा हैं, दंत, मूर्धा और तालब्य। सही विकल्प इसका क्या है? इसका सही आंसर है तालु। सही आंसर है तालु। तालु। अगला
अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या है 123। इसमें लिखा है अत्यंत। अत्यंत शब्द का अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है तो अत्यंत में सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, अति। अति धन अंत। इसमें यड़ स्वर संधि है। इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें संधि जो है वो यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि भी है। अगला प्रश्न चौराहा। चौराहा में पूछा है, चौराहा में समास पूछा है। चौराहा में समास क्या है? चार रास्तों का समाहार या समूह, यानी इसमें सही विकल्प है दिगु। दिगु समास, संख्यावाची एक पद होता है दिगु में। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, इसमें ये पूछा है डा का उच्चारण स्थान। तो डा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन। यानी टा, ठा, डा और ढा और अड़ा, इनको हम कहते हैं मूर्धन। और इसी में एक आता है इया। जैसा कि इया, इन्होंने हलंत यहाँ लगाया है, लेकिन अगर यहाँ पे बिंदु होता तो ये नासिक में चला जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ बिंदु नहीं लगाया है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? मूर्धन होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 126। 126 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 126 में लिखा है चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें चार गज मतलब एक इकाई होती है, चार गज। तो जहाँ पर इकाइयाँ आती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या शीश। इसमें लिखा है शीश का तत्सम पूछा है, तो शीश का तत्सम होगा विकल्प नंबर बी, शीर्ष। अगला, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में बोलियां कितनी हैं? 18। हिंदी में बोलियां कितनी हैं? 18। आप सभी को मालूम है हिंदी की 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। अगर यहाँ पे उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी में 5 उपभाषाएं और उपभाषाओं को ही हम विभाषाओं भी कहते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं को हम विभाषा भी कहते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं आप सभी जानते हैं कौन कौन सी हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं सभी जानते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हो गई पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं। ये 5 क्या हैं? उपभाषाएं हिंदी की, और इसी में ये 18 क्या आती हैं? बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। 129 में क्या पूछा है? इसमें प्रश्न पूछा है कि आँख की किरकिरी होना। तो आँख की किरकिरी का मतलब होता है, विकल्प इसका सही होगा ए, अप्रिय लगना ही आँख की किरकिरी है। अगला प्रश्न संख्या 130 पे देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित
में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है। इसमें क्या पूछा है, मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, मौखिक शुद्ध वर्तनी तो लेखन में होती है, सुलेख भी लेखन में होती है, सुंदर लेख। और श्रुति लेख का मतलब होता है, श्रुति लेख को हम कहते हैं, श्रुति लेख को कहते हैं इमला, जो इमला बोली जाती है उसको हम श्रुति लेख कहते हैं। और ये इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है आशु भाषण। बिल्कुल सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला है 131, प्रश्न संख्या 131। 131 में पूछा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो सही विकल्प इसका होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मॉरिशस में हिंदी का जो प्रयोग है, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। जैसे मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, सूरीनाम है, बहुत सारे कई देश हैं जिसमें विश्व हिंदी सम्मेलन, अभी तक जो 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, उनमें जहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ पे इस भाषा का प्रयोग, जैसे उसमें मॉरिशस भी है। मॉरिशस का जो पोर्ट लुई है वहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। तो ये मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का भी प्रयोग बोलने में भी और लिखने दोनों में किया जाता है। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में लिखा है, भारतेंदु युग में जो पत्रिका है उसका पूछा गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका क्या है। अच्छा प्रश्न दिया है, भारतेंदु युग की जो पत्रिका पूछी है तो क्या है। तो भारतेंदु युग की जो अगर हम पत्रिका की बात करें तो भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा है, हिंदी प्रदीप भी है। तो सरस्वती जो पत्रिका है वो द्विवेदी युग, माधुरी पत्रिका भी द्विवेदी युग की है, तो ये नहीं है। नवनीत कादम्बनी ये भी नहीं है, कल्पना और ज्ञानोदय ये भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। आइए थोड़ी सी चर्चा इन पत्रिकाओं की भी कर लें, क्योंकि इन पत्रिकाओं के संपादक और स्थान भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा चर्चा हम इस पे करेंगे यहीं पे। जैसे कवि वचन सुधा पत्रिका है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका जो हिंदी प्रदीप है, कवि वचन सुधा है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है वो यहीं पे मैं लिख दूंगा, ये भारतेंदु जी के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे। और ये इसका जो प्रकाशन होता है, इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो वाराणसी, स्थान भी पूछ लेते हैं कभी कभी, वाराणसी से होता था। इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो वाराणसी से होता था। ऐसे ही इसमें हिंदी प्रदीप पत्रिका, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी प्रदीप, ये दोनों पत्रिकाएं द्विवेदी युग की हैं। तो इसका जो विमोचन है वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था, विमोचन यानी। और इसके जो संपादक हैं, इस पत्रिका के जो संपादक हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसके संपादक हैं बालकृष्ण, साथ साथ लिखते रहिए, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। और ये जो पत्रिका है ये इलाहाबाद वर्तमान में इसको हम कह सकते हैं, वर्तमान में अब नाम प्रयागराज, पहले भी प्रयाग था, अब प्रयागराज हो गया। यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा कि बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो उसके संपादक और स्थान भी पूछ लेते हैं। तो ये दो पत्रिकाएं द्विवेदी वो भारतेंदु युग की हो गई। अगला इसी में अब हम बात करें, इसका सही विकल्प तो यही है, ए।
ए है। लेकिन अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका, ये भी कई बार पूछी गई है, तो इसके जो संपादक हैं ये द्विवेदी युगीन पत्रिका है और इसके संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद, महावीर पूछी गई है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद इसके द्विवेदी जी, इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके जो है वो संपादक है। और इस जो पत्रिका है इसका जो स्थान अगर हम बात करें तो इसका स्थान भी प्रयागराज या प्रयाग है। और इसी में पत्रिका है दूसरी माधुरी पत्रिका। तो माधुरी पत्रिका की अगर हम बात करें तो ये इसके कई संपादक हुए, जैसे इसमें इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव हुए, विष्णु नारायण भार्गव इसके संपादक हुए, मुंशी प्रेमचंद भी इसके संपादक हुए, दुलारी लाल भार्गव भी इसके संपादक हुए। और इसका जो स्थान है वो है, इसका स्थान है लखनऊ। इस पत्रिका का जो स्थान है वो लखनऊ है। अगला पत्रिका है कल्पना पत्रिका की अगर हम बात करें तो कल्पना जो पत्रिका है वो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी, हैदराबाद से। और इसके जो संपादक रहे वो अरेंद्र शर्मा, ये पूछी जाती है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। अरेंद्र शर्मा और इसका जो स्थान है वो है हैदराबाद, साथ साथ नोट भी करिए, हैदराबाद है। अगला इसी में ज्ञानोदय पत्रिका भी पूछी जाती है, ज्ञानोदय पत्रिका भी पूछी जाती है। तो नया ज्ञानोदय या ज्ञानोदय के नाम से है। इसके हैं कन्हैया लाल, इसके जो संपादक रहे कन्हैया लाल मिश्र जिनको प्रभाकर भी कहते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और इस जो पत्रिका का जो स्थान है, ज्ञानोदय पत्रिका का जो स्थान है वो नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। अगली पत्रिका इसी में दी है नवनीत पत्रिका। तो नवनीत पत्रिका की अगर बात करें तो नवनीत पत्रिका जो है वो विश्वनाथ सचदेव के द्वारा संपादित होती थी, विश्वनाथ सचदेव। और इसका जो स्थान है ये है मुंबई। इस पत्रिका का स्थान है प्रकाशन वो मुंबई से। और इसी में एक पत्रिका दी है कादम्बनी जो पत्रिका है उसकी अगर बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है कादम्बनी, ये बद्री साथ लिखते रहिए, बद्री नारायण चौधरी जिनको प्रेम घन भी कहा जाता है। और इसका जो स्थान भी काफ़ी बार पूछा गया, इसका स्थान है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। तो ये रही आपकी इनकी डिटेल, आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से आप बैक करके भी दोबारा से इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे। तो इसका सही विकल्प वैसे क्या होगा? विकल्प नंबर बी, ए। अगला प्रश्न इसमें लिखा है, अगले प्रश्न पे बात करें, इसमें लिखा है तद्भव
पूछी जाती है तद्भव। तद्भव पत्रिका, तद्भव पत्रिका जो है इसके संपादक का नाम पूछा है। तो तद्भव पत्रिका जो है ये लीलाधर जगूड़ी की नहीं है, विश्वनाथ तिवारी की नहीं है, हरे प्रकाश उपाध्याय की नहीं है। तो सही विकल्प इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है। ये नाम वैसे तो अखिलेश होना चाहिए, यहाँ अखिलेश सही नाम आप नोट कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया है अखिलेश, अखिलेख लिख गया है, होना चाहिए अखिलेश। अखिलेश जो है वो अखिलेश जी जो हैं इसके संपादक हैं। और ये जो पत्रिका है तद्भव, ये जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन स्थल है उसको भी नोट कर लीजिए। इसका जो प्रकाशन स्थल है वो है लखनऊ, पूछा जा चुका है एग्जाम में, लखनऊ। लखनऊ तो सही विकल्प है अखिलेश, यानी विकल्प नंबर डी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। और इसका सही अखिलेश नाम है, सही अखिलेश। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है, हाँ प्रश्न संख्या बात करते हैं। इसमें लिखा है, पंक्ति दी है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति पूछी है किनकी है? तो ये पंक्ति है जगनिक की। ये पंक्ति किसकी है? जगनिक जी की लिखी हुई पंक्ति हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार। अगली पंक्तियाँ, अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या है, इसमें ये दिया है निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा, सही विकल्प इसका विकल्प नंबर डी, मानक भाषा जो होती है वही व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा मानी जाती है। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 136 में लिखा है सूरसागर। प्रश्न संख्या 136 में लिखा है सूरसागर। सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है और ये रचना जो है सूरदास जी के द्वारा रचित है। ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सूरदास जी के द्वारा ये रचना रचित है। और सूरदास जी को खंजन नयन भी कहा जाता है। सूरदास जी को खंजन नयन और वात्सल रस सम्राट भी कहा जाता है। तो इस 136 का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर है सी, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 137 पे आते हैं। ये है प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 इसमें लिखा है, ये रहा प्रश्न। हाँ, इसमें लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो कविता है किसने लिखी है? तो इस कविता के जो रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इन्हीं की रचना है। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने पंक्तियाँ सुनी होंगी। बुंदे लो हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कविता है। अगला प्रश्न संख्या 138 यानी 138 पे आते हैं। और इसमें लिखा है, वो 138 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड से प्रसिद्ध है? यानी रासो जो है आलाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। रासो का मतलब होता है, रासो का मतलब ऐसा साहित्य जिसमें वीरता का वर्णन हो, ऐसे साहित्य को रासो साहित्य कहते हैं। और ये आदिकाल में रासो साहित्य की रचना हुई। तो सही विकल्प इसमें है आलाखंड। रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है
138 की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है परमाल खुमान से आला खंड परमाल राशु खुमान। और इसका सही विकल्प थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। चंद्रवरदाई की बात करें, पृथ्वीराज रासो है उनका। और खुमान रासो जो है परमाल रासो आला खंड, तो इसका सही विकल्प तो है ये परमाल रासो। परमाल रासो को ही आला खंड भी कहते हैं। और परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, यानी आला खंड को ही कहते हैं। और इसको लिखा किसने है? जगनिक, जिनकी अभी पंक्तियां आपने पढ़ी थी। और पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद्रवरदाई का है, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। और खुमान रासो की बात करें, खुमान रासो जो है दलपति विजय, इनके रचनाकार हैं दलपति, नोट करते जाइए, दलपति विजय, दलपति विजय। और बीसल देव रासो की अगर बात करें तो बीसल देव रासो है नरपति नाल, नरपति नाल जी का, नरपति नाल। नरपति नाल जी का लिखा हुआ, नोट करते रहिए साथ साथ। तो सही विकल्प इसका क्या है? परमाल रासो, यानी परमाल रासो को ही हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 139। इसमें लिखा है किस, इसमें दिया है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें लिखा है सीता भोजन बनाती है, तो भोजन तो कर्म हो गया। सीत में तो अगर सकर्मक का प्रयोग हुआ है। और टैगोर गीतांजलि लिखी टैगोर ने, तो ये भी सकर्मक क्रिया है लिखना। और बनाना हो गई, लिखना हो गई, ये तो सकर्मक क्रिया है। श्याम रोता है, तो रोना जो क्रिया है यही इसका, रोना क्रिया जो होती है अकर्मक होती है। क्या तोड़ा? फूल तोड़ा, क्या तोड़ा? फूल तोड़ा, तो तोड़ना क्रिया भी सकर्मक है। तो सही विकल्प क्या है? रोना। रोना जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। इसमें लिखा है 140 पे, निम्न में से क्रिया विशेषण बताना है। वह धीरे से बोलता है, बोलना कैसे धीरे? कुत्ता काला है, ये तो विशेषण है। रमेश तेज धावक है, ये भी विशेषण है, धावक कैसा है? तेज है। और सुंदर, ये भी विशेषण है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर ए, जो धीरे है यही आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यही इसका आंसर होगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सॉरी, अगला प्रश्न है 141। किस विकल्प में सूत और शुत, सूत और शुद्ध, सुत का ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, होमोनिम्स इसको कहते हैं। सुनने में एक जैसे, अर्थ अलग होते हैं। तो सूत का मतलब, एक तो सूत हो गया धागा, और एक सुत हो गया पुत्र। तो सही विकल्प क्या है? धागा और पुत्र। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है, इसका सी विकल्प सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 142। इसमें लिखा है कि किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही, कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही पूछा है ये भी। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
143 क्वेश्चन संख्या 143 प्रश्न संख्या पे चलेंगे। निस्दिन वर्षत नयन हमारे, यह पंक्ति में रस पूछा है। तो इस पंक्ति में निस्दिन वर्षत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? 143 का सही विकल्प है विकल्प नंबर वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार है, इसमें वियोग का वर्णन है। श्रृंगार तो है ही, लेकिन वियोग, और आप सभी जानते हैं वियोग श्रृंगार और सही संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के ही दो भेद होते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। जहाँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? वियोग श्रृंगार। अगले प्रश्न संख्या 144, इसमें लिखा है छंद पूछा है। छंद जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो मुख्य रूप से जो छंद होते हैं वो दो होते हैं। मुख्य रूप से जो छंद होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है आपका मात्रिक छंद, और एक होता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद और कुल छंद जो है, वैसे छंद 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक और आ जाता है मुक्तक छंद, जिनको हम मुक्तक छंद कहते हैं। तो चूंकि इसमें मुख्य पूछा था तो सही आंसर क्या होगा? 2, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है चरण कमल। इसमें लिखा है चरण कमल बंधव हरे राई। चरण कमल बंधव हरे राई, इसमें अलंकार पूछा है। तो चरण कमल बंधव, चरण कमल, प्रभु के जो चरण, कमल यानी जो चरण है वो कमल है, और वंदना, हरि के चरण वंदना योग्य हैं, कमल रूपी चरण है। तो रूपी यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। तो ये रूपक अलंकार इसमें आएगा। चरण कमल बंधव हरे राई, सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि 146 से लेकर 150 तक के जो हैं गद्यांश के उत्तर प्रश्न हैं। गद्यांश से प्रश्न दिए गए हैं 146 से लेकर 150 तक। तो इसको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग आराम से इसको लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। मैं थोड़ी देर इसमें रुक जाऊंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर लगाइए। इसको पढ़ते जाइए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 146 से लेकर 150 तक के ये है इसका पूरा, और ये इसके आंसर रहे, क्वेश्चन रहे। 146 आप देख रहे हैं, सामने लिखा है लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला इसी में 147 में लिखा है, ये आपको स्वयं करने हैं। खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय पूछा है। तो सही विकल्प इसमें से क्या हो सकता है? सही विकल्प इसमें से क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है, इसी में लेखिका के अनुसार पूछा है। इन्होंने लेखिका के अनुसार पूछा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग या वीडियो को रोक के देख लेना। इसमें 149 में आपको इसमें महत्वपूर्ण शब्द पूछा है। महत्वपूर्ण शब्द है तो इसमें ये पूछा है, चलो ये तो व्याकरण से भी संबंधित है और पैराग्राफ का तो है ही।
तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग भी कर लेंगे कि महत्वपूर्ण जो शब्द है वो विकारी है या यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है। तो विकारी है, यौगिक है या, तो महत्वपूर्ण जो शब्द है 2 शब्द का योग है। एक शब्द इसमें लिखा है महत्व, महत्वपूर्ण, ये तो शब्द है इसमें महत्व, और दूसरा है पूर्ण। तो एक तो महत्व दिया है और दूसरा है पूर्ण। तो ये 2 शब्दों का योग है, 2 सार्थक शब्दों का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यौगिक। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, प्रश्न संख्या 149 का सही विकल्प क्या होगा, यौगिक। महत्व धन पूर्ण। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते। जैसे चावल हमने लिखा, ये रूढ़ है। हमने गेहूं शब्द लिखा, ये रूढ़ है। हमने मकान शब्द लिखा, ये रूढ़ है। हमने दीवार शब्द लिखा, ये रूढ़ है। तो ऐसे शब्द जिनके अगर हम खंड करें तो सार्थक खंड ना हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ विशेष निकलते हैं। जैसे मैंने दशानन शब्द कहा, दशानन, तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। मैंने गजानन शब्द कहा, तो गज है आनंद, गज के समान आनंद अर्थात गणेश जी। ऐसे ही मैंने अगर शब्द लिया वीणा पाणी, वीणा पाणी, तो ये जैसे वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती हो गया। मतलब ऐसे शब्द जिसमें ये भी कह सकते हो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। तो ये सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है इसका यौगिक। और विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के अनुसार अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम विकारी कहते हैं। संख्या कितनी होती है विकारी शब्दों की, इनकी संख्या होती है 4। विकारी शब्द कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। इन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द। 4 ही विकारी, 4 ही अविकारी। सही विकल्प इसका क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा, आंसर होगा महत्वपूर्ण में यौगिक। इसमें ये दिया है, लास्ट प्रश्न है, चूँकि ये पैराग्राफ सही है लेकिन इसमें व्याकरण के प्रश्न बन गए। स्त्रीलिंग पूछा है, कौन सा शब्द, तो स्त्रीलिंग क्या है, जवाब दिया, ये पुल्लिंग है। पियानो बजाया, ये पुल्लिंग है। सवाल मिला, ये पुल्लिंग है। बातचीत हुई, तो सही क्या है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा इसमें, विकल्प नंबर आपका डी। तो 150 प्रश्न आपने यहाँ से 114 से लेकर 150 प्रश्न आपने भली भांति कर लिए। तो ये आपके 37 क्वेश्चन 37 आपने किए हैं, जिसमें कि पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन आपने ये भी कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तब तक के लिए मैं आशा करूँगा कि आप लोग और मेहनत करेंगे और फिर नई वीडियो के साथ सेट 2 जो प्रैक्टिस सेट हमारा टेस्ट सीरीज होगी उसमें सेट 2 पर चर्चा हम लोग करेंगे। और तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।